आना मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है तोशा खाना रेफरेंस में। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को न सिर्फ इश्तिहारी करार दे दिया बल्कि उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी करवा दी। नवाज शरीफ साहब के साथ ये होने के अलावा आसिफ अली सरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पे फर्द जुर्म भी आयद हो गई इसी तोशा खाना रेफरेंस में, लेकिन नवाज शरीफ का केस अलग कर दिया गया और नैब से एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जितनी जायदादें हैं उनकी तफसीलात मांग ली और ये कहा कि जी इनकी जो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है उसको भी जब्त और करेक्ट कर लिया जाए। नवाज शरीफ को एक जगह से इश्तिहारी आखिरकार करार दे दिया गया, लेकिन जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने नवाज शरीफ को 9 सितंबर तक सरेंडर करने की मोहलत दी थी, आज वो मोहलत खत्म हो गई। नवाज शरीफ तो नहीं आए लेकिन उनकी नई मेडिकल रिपोर्ट आ गई जिसमें 8 सितंबर दर्ज है। अब वो नई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के डॉक्टर्स कहते हैं कि जी इस वक्त जो उनकी हालत है और जो कोरोना की सिचुएशन है इसमें नवाज शरीफ सफर नहीं कर सकते और अगर उन्होंने सफर किया तो खुदा ना खास्ता वो मर भी सकते हैं। इतनी संगीन कंडीशंस डॉक्टर्स ने बताई है और उनके डॉक्टर लॉरेंस ने भी और एक और डॉक्टर हैं उन्होंने भी बताई है। सो जो तफसीलात वो देते हैं वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ हाइपरटेंशन के, अमराज कल्ब के और दीगर बहुत सारी बीमारियों के मरीज हैं। डॉक्टर लॉरेंस हैं और डॉक्टर फयाज शवाल, और वो कहते हैं कि जी कोरोना की सूरत हाल और नवाज शरीफ की जो बहुत डेलिकेट सिचुएशन है उसमें रश वाली जगहों पे नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते, जहाज का सफर नहीं कर सकते। इलाज लंदन में होना ही बेहतर है क्योंकि लंदन में डॉक्टर्स उनकी मेडिकल हिस्ट्री से वाकिफ हैं, उन्हें किसी भी आम मरीज की निस्बत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। उनकी एंजियोग्राफी पहले होनी चाहिए, एंजियोग्राफी में ताखीर हो गई कोरोना की वजह से। जब तक एंजियोग्राफी नहीं होती तब तक नवाज शरीफ का ऑपरेशन या मजीद इलाज नहीं हो सकता। अब नवाज शरीफ ने तो एक तिब्बी उज़र पेश कर दिया है, मेडिकल रिपोर्ट सामने ले आए हैं, लेकिन कल असल जो मामला है, जो असल मुद्दा है वो कल खड़ा होना है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ का ये कानूनी तिब्बी उज़र जाएगा। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस उज़र को, इन मेडिकल रिपोर्ट्स को तस्लीम करेगी या नहीं करेगी? अगर कर लिया तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी और मफरूर करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। आज तोशा खाना रेफरेंस से नवाज शरीफ पहले ही इश्तिहारी और मफरूर करार दिए जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कल क्या होने जा रहा है इस हवाले से बात करेंगे। गवर्नमेंट का इसमें, क्योंकि हुकूमत से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मौकिफ मांगा था कि जी आप बताएं नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, और जो आज मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ ने सबमिट करवाई उसमें वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने उनकी सेहत के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं की। तो फेडरल गवर्नमेंट के किरदार पर भी सवाल करेंगे। आसिफ जरदारी पे फर्द जुर्म तोशा खाना में आयद हो गई है। पाकलैंड रेफरेंस में 13 तक की डेट मिल गई है, तब फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इसके अलावा पंजाब में आईजी पंजाब सीसीपीओ वो तनाज़ा अभी तक बरकरार है। नून लीग कूद पड़ी है। नून लीग सीसीपीओ की तायदाती के खिलाफ, आईजी पंजाब के खिलाफ जो इकदाम था उसमें हाईकोर्ट चली गई है। तो क्या नून लीग भी सियासतबाजी कर रही है पंजाब में पुलिस के मामलात को लेके? और इसके अलावा फैटफ पे भी कुछ बात करेंगे। आज मेरे साथ बहुत जबरदस्त गेस्ट, बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, कौमी असम्बली में चीफ विप हैं मलिक आमिर डोगर साहब। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जबरदस्त शख्सियत, सेक्रेटरी जनरल हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा पॉलिसी साज
मुमताज रहनुमा हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब। जनरल साहब, पहला सवाल आपसे, नवाज शरीफ को तोशा खाना से इश्तिहारी करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की सरेंडर करने की मोहलत खत्म हो गई। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट कार्रवाई शुरू कर देगी इश्तिहारी मफरूर करार देने की। क्या नून लीग की सियासी साख को मुसलसल धचके नहीं है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीदा, मैं तो कुछ और समझता हूँ जी। जिसको धचका आप समझते हैं, ये धचके मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में मदद देंगे, बजाय इसके कि उसकी पॉपुलैरिटी को कम कर दें। जहां तक उनको इश्तिहारी करार देने का ताल्लुक है, इस बुनियाद के ऊपर उनको इश्तिहारी करार दिया गया है कि वो आज के दिन उन्होंने अदालत में मौजूद होना था, वो मौजूद नहीं हुए जी। और मौजूद न होने की वजह उन डॉक्टरों की रिपोर्ट जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कोट किया, और उन रिपोर्टों में है कि अगर वो ट्रेवल कर लेते हैं वहां से जमघटे में मजमे के अंदर आ जाते हैं तो उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। जी, जी। अभी ये वो हकीकत है जो वहां से डॉक्टरों की तरफ से आई है। फिर पार्टी ने यहाँ पर एक मीटिंग की और पार्टी ने भी यही हिदायत की मियाँ साहब को, गो के वो आने के लिए तैयार थे। उनसे यही रिक्वेस्ट किया गया कि आप अपनी सेहत को प्रेफरेंस दें। रह गई कानूनी मुशगाफिया, कानूनी रिक्वायरमेंट्स, इंशाल्लाह जब आप ठीक होके आएंगे तो उनका यहाँ पर दो बी टेकन केयर ऑफ और उसका ख्याल रखा जाएगा। वकला है, अदालत है, हमें अदालतों के ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन अदालतों की मजबूरियां ये हैं कि उनकी टेक्निकलिटीज है। टेक्निकलिटी उनके सामने ये है कि वो दे आर नॉट लाइक गवर्नमेंट या किसी और इंस्टीट्यूशन के नहीं है। वो तो उन्होंने जो फैक्ट्स उनके सामने रखे जाते हैं उनके ऊपर बेस करके उन्होंने डिसीजन देनी होती है। तो उन्होंने डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं दिया, उन्होंने इश्तिहारी करार दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनरल साहब, एक सवाल की इजाजत अगर आप मुझे दे दें, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे भी दिया तो फर्क कोई नहीं पड़ता। आज जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं सबको जाहिर पता है, लेकिन नैब की एहतसाब अदालत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि नैब ने कहा अदालत में, एहतसाब अदालत में, कि जी नवाज शरीफ जानबूझ के मफरूर हैं। तो अगर एहतसाब अदालत तस्लीम नहीं कर रही नवाज शरीफ की मेडिकल कंडीशन, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी तो रिजेक्ट कर सकती है। अरिदा, ये जबरदस्त एक बात आपने की। ये असल में ये बात मैं कहना चाहता था, आपने खुद इस बात को सामने लाया। जब से मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ इस मुल्क को छोड़ के गए, जिसके लिए बोर्ड्स यहाँ पर तश्कील दिए गए, हुकूमती बोर्ड तश्कील दिए गए, उनकी सरबराही हुकूमती वज़रा की थी, हुकूमत के टॉप के डॉक्टर्स की थी, हर तरीके से। और फिर मामला कैबिनेट में भी चला गया, वहां पर भी डिस्कशन हुआ, उनकी भी परमिशन आई, ECL से नाम भी निकलवाया गया, सब कुछ कहा गया। उस वक्त सबकी राय यही थी कि जो बीमार आदमी है उनका जाना बहुत जरूरी था, उनकी ट्रीटमेंट अब्रॉड जरूरी था, और एक कानूनी तकाजे को मद्देनजर रखते हुए पूरा करते हुए वो यहाँ से चले गए। अब दोबारा वही गाना गाया जाएगा, अब दोबारा यही बात दोहराई जा रही है। नैब का मैं क्या बताऊं, नैब को अदालत कहो, नैब को अदारा कहो, जो मर्जी आप कह दें। नैब में वो जजेस वो भी होते हैं नाच गाना करने वाले, वीडियो वाले, और क्या क्या आगे मेरे ख्याल में छोड़ ही दूं तो ज्यादा बेहतर है, आप खातून हैं। वो उन्होंने तो वही कहना है, वो यही कहेंगे कि जी वहां पर इंग्लैंड में बैठ के माशाल्लाह हमने पाकिस्तान को, हम इतने होशियार हैं, इतने चालाक हैं, इतने मक्कार हैं और इतने रिसोर्सफुल हैं कि हमने सिर्फ पाकिस्तान को चकमा दे सकते हैं, लेकिन बल्कि अभी हमने UK को भी चकमा दे दिया, मुमकिन है उसके बाद अमेरिका को भी चकमा दे दे। मेरे ख्याल में हमारे इस चकमा देने की काबिलियत को गवर्नमेंट अपने हक में इस्तेमाल कर ले, और दूसरे जो हमारे बैनुल अक़वामी मसाइल हैं जैसे कश्मीर वगैरह है, हमारी इस अहलियत को इस्तेमाल करें ताकि वहां भी हम किसी को चकमा दें और मुल्क के लिए कोई रिलीफ ये आपकी ऑफर मलिक अहमद डोगर के सामने रखते हैं ना कि जी अगर नून लीग को समझा जाता है कि वो इतनी चकमा देने वाली है तो गवर्नमेंट जो है उनसे फायदा हासिल कर रही है। लेकिन मलिक साहब, मैं जरा नईर बुखारी साहब से सवाल कर लूं। नईर बुखारी साहब, एक तो आसिफ अली जरदारी पे आज फर्द जुर्म आयद हो गई, साबिक वजीर आजम गिलानी साहब पर भी हो गई, लेकिन पाक लेन रेफरेंस में अब 13 को फर्द जुर्म आयद होनी है। जैसे जैसे आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीखें आ रही हैं, वैसे वैसे जरदारी साहब के खिलाफ घेरा जो है वो तंग से तंग होता जा रहा है। शुक्रिया।
گزارش یہ ہے کہ یہ جو زرداری صاحب کی جو پولیٹیکل لائف ہے اس میں یہ پہلی دفعہ چارج فریم نہیں ہو رہا. اس سے پہلے سنس 1990 آنورڈ کئی مرتبہ چارج فریم ہوئے لیکن الٹیمیٹلی ان تمام کیسز میں ان کی ایکویٹل ہوئی. چارج فریم ہونا ایک پروسیجرل بات ہے لیکن ہے کہ چارج کو اسٹیبلش کرنا بیسیکلی پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے. سابقہ دور میں بھی جب چارج فریم ہوتے رہے تو استغاثہ جو ہے وہ اپنے چارج کے لیے ایویڈنس جسے کوجنٹ ایویڈنس کہیں وہ نہیں لا سکے اور جس کی بنیاد پہ کنوکشن ہوتی ہے. اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آصف علی زرداری صاحب کے لیے اور یوسف گیلانی صاحب کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جس میں یہ ریفرنس ہے پرائمریلی توشہ خانہ کے جو رولز ہیں وہ اختیارات دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جب اسٹیٹ کے جو نمائندگان ہوتے ہیں چاہے وہ صدر مملکت ہوں یا وزیر اعظم ہوں تو جب یہ فورن ٹرپس پہ جاتے ہیں تو جو ریسیونگ اسٹیٹ ہوتی ہے ان کی ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا چیف ایگزیکٹوس ان کو بائی لیٹرل ایکسچینج ہوتے ہیں جو تحائف دیتے ہیں وہ تحائف لا کے توشہ خانہ میں جمع کروا دیے جاتے ہیں. بٹ سر کیس یہ ہے کہ خلاف قانون تحائف رکھے گئے, پیسے بھی نہیں دیے گئے. سر قانون بالکل پرمٹ کرتا ہے, رولز پرمٹ کرتے ہیں کہ پیسے دے کے. دیکھیں توشہ خانہ کے رولز یہ ہیں کہ اس جو گفٹ ہوتا ہے اس کی پرائز ڈٹرمن کرتے ہیں اور کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ پرائز ڈٹرمن کرتا ہے اور پھر اس جو پرائز ڈٹرمن ہوتی ہے اس گفٹ کی اس کا 15 to 20% جو ریسیپینٹ ہوتا ہے وہ ڈپازٹ کرتا ہے اور وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے, وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے. یہ تو رولز ہیں اور یہ یہی آج تو کے کیس ہے نا سر, یہی تو کیس ہے کہ ایک تو خلاف قانون خلاف ضابطہ کروائی گئی تحائف. آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ. میں آئی ایم کمنگ ٹو پلیز تھوڑا سا ذرا صبر کر لیں. گزارش یہ ہے کہ یہ کیبنٹ ڈویژن سے سمریز انیشیٹ ہوتی ہیں رائٹ فرام دی سیکشن آفیسرز اپ ٹو دی کیبنٹ سیکرٹری اینڈ دین ٹو دی پرنسپل سیکرٹری. ٹھیک ہے سر. یہ سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور پھر اپروول چیف ایگزیکٹو دیتا ہے. ٹھیک. اب بات ہے اس میں تو نہ کوئی سیکشن افسر کو انوالو کیا گیا, نہ کیبنٹ سیکرٹری کو انوالو کیا گیا, نہ پرنسپل سیکرٹری کو انوالو کیا گیا اور ڈٹرمن یہ کرنا ہے کہ یہ اسٹیٹ کو لاس کیا ہوا. اگر اسٹیٹ کو کوئی لاس ہوتا ہے تو دیٹ کین بی ریکورڈ. آپ کو ہم کیس بتاتے ہیں کہ اسی قسم کا کیس BMW کا کیس آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بنایا گیا کہ یہ جو اس کی ڈیوٹی تھی وہ شارٹ لیوڈ تھی, پوری نہیں لگائی گئی. الٹیمیٹلی سپریم کورٹ سے ایکویٹل ہوگی ان کی. تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مقدمات تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ بنائے جاتے ہیں اور وہ مقدمہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس توشہ خانہ ریفرنس سے بھی اور پاک لین ریفرنس سے بھی ایکویٹل ہو جائے گی زرداری صاحب کی؟ دیکھیں اب پارک لینڈ والا بھی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ کیس ہے. اس پہ ابھی ایک لیگل ایشو اب پھر کراپ اپ ہو چکا ہے کہ اس میں انہوں نے سپلیمنٹری ریفرنس دائر کرنے کی بات کی ہے. ہمارے لائر نے کہا کہ جی چیئرمین نیب جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ سپلیمنٹری ریفرنس فائل کرے. جو اوریجنل ریفرنس ہے اس کو وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں. وہ پٹیشن بھی فاروق نائک صاحب نے آن بہاف آف زرداری صاحب وہ بھی فائل کی ہوئی ہے. جب تک اس کی فیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی جو 17 تاریخ ہے تب تک یہ فردر پروسیڈ نہیں کر سکتے. لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ پالیٹکس میں اٹس اے گیم آف نروز آلسو. ہماری نروز یہ پہلے ہمارے پولیٹیکل اوپوننٹس ٹیسٹ کر چکے ہیں اور وہ وی اسٹوڈ ود دی پیپل آف پاکستان. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے نروز عمران خان سے زیادہ مضبوط ہیں, رائٹ؟ دیکھیں جی دیٹس اے ٹیسٹڈ کیس. عمران خان نے ایک دن لانگ مارچ کی بات کی پنڈی میں تو اپنی بنگالہ کی پہاڑی سے نیچے نہیں اترے اور شیخ رشید وہ بیچارہ کمیٹی چوک سے پھر نکل آیا باہر.
तो वो there's a lot of difference, बहुत फर्क है। ठीक है, लेकिन ठीक let's है। see वो क्या होता है। लेकिन ठीक। मैं ये आपको ये अर्ज कर दूं कि ये तोशाखाना केस हो या पार्कलैंड रेफरेंस हो, ठीक। ये बेबुनियाद मुकदमात हैं, और ये बेबुनियाद मुकदमात अल्टीमेटली अदालतों से इनको अखराज ही इनके नसीब में होता है। बिल्कुल ठीक। और आप समझते हैं कि इनका फेलियर ही इन केसेस का है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं इस पे मजीद डिबेट आपके साथ करूंगी। मलिक आमिर जोगर साहब, आपने बहुत तसल्ली से जनरल साहब को भी सुन लिया, बुखारी साहब को भी सुन लिया। जनरल साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि जी नून लीग अगर चकमा दे रही है तो हमारी इन सलाहियतों से फायदा उठा लें आप, जो आपके बाकी मसाइल हैं गवर्नेंस के, जो आपके फॉरेन पॉलिसी के, वहां पे हमारे चकमा देने की सलाहियत से फायदा उठा लें। और बुखारी साहब ने कह दिया कि जी इमरान खान से ज्यादा नर्व्स मजबूत हैं जरदारी साहब के। तो अब आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि इमरान खान से ज्यादा मजबूत है नर्व्स जरदारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी और जो उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया और जो उनकी हालिया तस्वीरें आई हैं, जी। तो पूरी कौम बड़ी अफसरदा है। वो जितने बीमार हैं और बिस्तरे आप भी मर्ग अफसरदा पर हैं। हैं, तो हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को सेहत अता फरमाए, कि जिस तरह वो चहलकदमी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं पार्क लेन की गलियों में, कॉफ़ी पी रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें तो है ना जो सिर्फ आई हैं, बाकी जो तस्वीरें जो लंदन से जो उनके रूटीन है, क्योंकि वो एक मुग़ल बादशाह हैं और सारी ज़िंदगी जब वो चीफ मिनिस्टर से उस वक्त से आज तक लिख के दे दिया है कि अगर सफर करेंगे तो मैं मर भी सकते हाँ हैं। बहुत ये तो इसमें कोई शक नहीं, बहुत सीरियस थ्रेट है उनकी जान को, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, क्योंकि ये अल्लाह के हाथ में है, बीमारी भी शिफा भी। तो वो जब चीफ मिनिस्टर थे ना जी, उस वक्त से ही उनका ये मशगला था, क्योंकि वो बादशाहों वाली तबीयत रखते हैं कि उन्होंने लंदन जाना होता था। गर्मियों में उन्होंने हैरिट्स में कॉफ़ी भी पीनी है, शॉपिंग भी करनी है। हैरिट्स के बिल्कुल सामने एक रोलेक्स की मेन शॉप है, वहाँ उन्होंने डेली विजिट करना है, शॉपिंग के, विंडो शॉपिंग के, घूमने के, फिरने के, लंदन की गलियों के, हाइड पार्क में वॉक के वो बहुत शौकीन है। तो इस बीमारी की हालत में मेडिकल रिपोर्ट्स को तस्लीम वो नहीं इस कर रहे। बीमारी की हालत में भी जो कुछ कर रहे हैं, तो ये उनकी हिम्मत है कि इतने, क्योंकि मीडिया ने जो कुछ दिखाया था जब वो पाकिस्तान से गए कि प्लेटलेट्स इतने कम हो गए, बस अभी रात नहीं गुजरेगी, सुबह नहीं होगी, शदीद खतरा है, फला। तो मीडिया ने जिस तरह से एक पैनिक फैलाया और एक जो माहौल बनाया, सर मीडिया पे ना डाले ना, आपके और डॉक्टर्स ने, आपके बोर्ड्स ने के नतीजे में जिस तरह डॉक्टर यास्मीन आज तक कायम है कि जिस जी तरह बिल्कुल हमारी दुरुस्त रिपोर्ट्स हुकूमत नहीं। सूबाई और महकमा हेल्थ और वो तमाम मुतलका इदारे सबको चकमा दिया गया, तो वही तो आपसे जनरल साहब कह रहे हैं कि हमारे चकमा देने की सलाहियत से फायदा उठाएं। जिनकी आंखों में धूल फेंकी गई, तो ये तो उन सारे सिस्टम के ऊपर मजाक है, बल्कि इस सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहते हैं जो आज मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं झूठी हैं। आम आदमी जो कैदी है, जो बीमार है, उसको तो उस अस्पताल में बेचारे को पैराडोल या डिस्प्रिन की गोली भी नहीं मिलती, और अगर वो मुकामी हॉस्पिटल में रेफर होना चाहे, उसका प्रोसीजर अडॉप्ट करना इतना मुश्किल और इतना महंगा है कि वो कहता है चलो मैं इस जेल में ही मर जाऊं। और नवाज शरीफ साहब लंदन में इलाज करवा रहे हैं, और आप देख रहे हैं। देखें जी, बात यह है कि मैं तो बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर ये समझूंगा कि बहुत ही मायूसी है इस सिस्टम, क्योंकि सिस्टम का फेलियर है। जिस तरह बुखारी साहब ने कहा ये बेबुनियाद इल्जाम है, बिल्कुल ये बरी भी हो जाएंगे इनमें से और ये हीरो बन के आएंगे। जैसे जनरल साहब ने स्टार्ट में कहा ना कि ये तो उनकी पॉलिटिकल जो उसको गेन करेगी, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, बिल्कुल यही कौम होगी। एक टाइम आएगा जब नवाज शरीफ पॉलिटिकली जब देखेंगे मामलात यहाँ सेटल्ड हो गए हैं, उनका बड़ा तारीखी इस्तकबाल होगा, आप भी यहाँ होंगी और वो कौम के हीरो बनेंगे जो आज सबसे बड़े मुजरिम है। ये अलमिया है, ये बदकिस्मती है हमारे इस सिस्टम की। तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी है? नहीं, पॉपुलैरिटी अभी तो नहीं है, लेकिन उस वक्त पॉपुलैरिटी भी बन जाएगी जब पॉपुलैरिटी बनाने वाले खुद लेकर, जो देखें ऐसे नवाज शरीफ नहीं गया। आप और मैं तो इस तरह मुल्तान में भी नहीं जा सकते, हमें भी जाने के लिए कोई तरद्दुद करना पड़ता है। देखें, बिल्कुल मैं मीडिया अब सामने बैठा हूँ, ऑन एयर है, ये सारी जो जिम्मेदारी है हमारी थी, हमारी हुकूमत की थी। बहुत अच्छी बात आपने कर दी। नाकामी है। अगर नवाज शरीफ एक मुजरम सजा याफ्ता बंदा बाहर जा सकता है, और वो कौन लाएगा उसको? है कोई माई का बाप, कोई कानून जो उसको लेकर आ सके?
ले आए हैं परवेज मुशर्रफ किसी कानून से को, ले आए हैं अल्ताफ हुसैन को, जो नवाज शरीफ को लाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, सबको ये बेवकूफ आपने बनाया बड़ी हुआ है, सच्ची और बड़ी खरी बिल्कुल बात आपने बेवकूफ कर दी। बनाया हुआ है, बड़ी मायूसी है। ये भी पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियन बैठे हैं, जनरल साहब PMLN के हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ये साफ सुथरे पॉलिटिशियन है, मेरे साथ असम्बलियों में रहे हैं, मेरे बुजुर्गों के साथ रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी, एक ले मैन के लिए बड़ी मायूसी है। बेशक तब्दीली सरकार की तरफ से थी या पिछली इनकी हुकूमतों में, तो जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन चाहे अब मकसद जनरल क्या है? मुशर्रफ का, मुझे ब्रेक पर जाना मकसद है, है कि मुझे ब्रेक पर जाना है। हमें कोई ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए। अदालती निजाम आपका गल सड़ गया, नैब अपनी साख खो बैठा है, नैब की क्रेडिबिलिटी पे बहुत सवालिया निशान है। जितने मुकदमे बनते हैं सब बरी, किसी बड़े को आज तक कुछ सजा होते हुए देखी है आपने, किसी ताकतवर को? सर ये आपने अच्छा पॉइंट छेड़ दिया, मुझे एक ब्रेक लेने दें, मुझे एक ब्रेक लेने दें ना, तो पाकिस्तान उसके का बाद कानून मुलजमों को, मुजरमों को छोड़ने के लिए, सर पकड़ने सिस्टम के लिए से, नहीं है। नैब से आपको भी शिकायत है, नून लीग को भी क्या शिकायत बात है, कर रहे पीपल्स हैं? पार्टी को भी शिकायत है, फिर करेंगे क्या? इश्तिहारी होने से उनको क्या फर्क पड़ जाएगा? जरदारी ने 11 साल पहले जेल काटी है, अब फिर काट लेगा, बिल्कुल उसके बड़े स्टील नर्व्स है। ये देखें, इन दो खानदानों ने एक तो पॉलिटिशियंस को भी बदनाम किया, इस इंस्टीट्यूशन को भी तबाह कर दिया, और यही वजह कि हम कमजोर मुझे से एक कमजोर ब्रेक होते लेने चले दें, जा इसका रहे हैं। जवाब लेते हैं जानदुल कादिर बलोच साहब से और नैयर बुखारी साहब से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, नैयर हुसैन बुखारी साहब और मलिक आमिर डोगर साहब। डोगर साहब ने बड़ी सच्ची सच्ची खरी खरी बातें कर दी, नून लीग पीपल्स पार्टी को तो लपेटा, लेकिन अपनी विफाकी हुकूमत की नाकामी भी तस्लीम कर ली। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, सर आपका कमेंट इस नहीं, सूबाई हुकूमत गरीदा, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक बहुत अच्छी नुमाइंदगी इस दफा चुनी तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनकी राय को, उनके नुक्ता निगाह को पेश करने के लिए। और आपके साथ ही मैं मलिक साहब की भी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ। बिल्कुल खरी खरी बातें सुनाई, बहुत अच्छी बातें बनाई, बिल्कुल सच्ची बातें बताई। लेकिन सिर्फ मलिक साहब से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि एक हुकूमत जिसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो 5 साल हुकूमत करे, जो इस बात को अपना हक समझते हैं कि हम 5 साल हुकूमत करें, उनकी नालायकी की ये हालत है कि हर जगह उनको चकमा दिया जाता है, धोखा दिया जाता है। अदालत से भी वो जो है ना वो धोखा खा जाते हैं, नैब की कार्रवाई से भी वो धोखा खा जाते हैं। बाकी जो जिस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं, जो मलिक साहब ने बात बताई, क्या उन लोगों को हक पहुंचता है? क्या वो इस काबिल है कि वो हुकूमत करें? खुद कह रहे हैं कि हमारी नाकामी है, फिर हुकूमत करने का उनको, जब आप हुकूमत कर नहीं सकते हो, आपके दौर में इंसाफ नहीं किया जा सकता है, आपके दौर में बकौले आपके चोरों को नहीं पकड़ा जा सकता है, आपके दौर में बकौले आंख में आपके चकमा बाजों को कोई टच नहीं कर सकता है, जो चाहते हैं वो करते हैं। बकौले आपके जो भी तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यही तरीके इन अपोजिशन पार्टियों को अगले इलेक्शन में या इलेक्शन की तहरीक में ये मदद देंगे। तो आप मुझे बता दीजिए कि उस हुकूमत को हक क्या पहुंचता है हुकूमत करने का, जब इतनी नालायकी है, न कोई टीम है इनके पास, न कोई टीम वर्क है, न ये है न वो है। अब खुद हर एक वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक हर आदमी ये तस्लीम कर रहा है कि हम इस काबिल नहीं हैं इस अपोजिशन के उन जराइम को या इल्जामात को साबित कर सकें जो राइट और लेफ्ट से आ रहे हैं। ये उन्होंने खुद तस्लीम कर लिए, उन्होंने बात कर ली है। अभी इसका हम जवाब क्या दें? हम तो ये इतना कहते हैं कि हमें हुकूमती निज़ाम के ऊपर एतमाद है, हमें गो के इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन अदालतों पे हमें एतमाद है, नैब की जो कार्रवाई है उसको भी हम फेस कर रहे हैं। अच्छा है बुरा है जो भी कार्रवाई करेंगे, अदालती जंग हम लड़ते रहेंगे। और साथ ही हमने अवाम के नब्ज पे भी अपना हाथ रखा हुआ है, और किसी न किसी दिन इस लावारिस अवाम को, जिनके ऊपर बोझ पे बोझ डाला जा रहा है, जो इनकी बर्दाश्त से हर चीज बाहर निकल रही है, महंगाई ने इनकी कमर तोड़ दी, गवर्नेंस नाम सर अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आपकी होने वाली है ना, उस एपीसी में देखते हैं क्या करते हैं। एक मिनट, एक सूबे के अंदर फेवरेट वजीर आला और उनका अपना 100% मेजॉरिटी, 5 आईजीज 2 साल में चेंज हो जाते हैं, 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो जाते हैं, हुकूमती वज़रा हर एक अपनी खुद बोली बोल रहा होता है,
اپنی کارروائی ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ایک طریق حکومت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مستقبل اس قسم کی حکومتوں سے وابستہ ہے اور اس سے ہماری نجات ہوگی, ہماری ملک ترقی کرے گی اور کسی دن جاپان بن جائے گی یا ملائیشیا بن جائے گی, جہاں پائیں آپ, میں, ڈوگر صاحب اور شاہ صاحب سارے مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے شاید ہمیں باہر نکال دے ان مصیبتوں سے اور ایک دن ہم بہت بڑے ملک بن جائیں. مجھے تو ابھی میں کنفیوز ہوں ویری فرینکلی. بالکل ٹھیک. نیر حسین بخاری صاحب, سر آپ نے عامر ڈوگر صاحب کی باتیں سن لی, بڑی انہوں نے کھری کھری باتیں کی ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں, تو سیاسی مخالفت میں بھی وہ کچھ اس قسم کے بیانات دے گئے کہ ڈیفینیٹلی زرداری صاحب کے نروز عمران خان سے زیادہ مضبوط ہیں, لیکن کرپشن کرتے. توشہ خانہ ریفرنس میں گاڑیاں لینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اتنے امیر کبیر ہیں, آپ تو کہیں سے بھی کچھ بھی خرید سکتے ہیں, تو پھر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے کی یہی بات کر رہے ہیں نا ملک عامر ڈوگر صاحب. اور نظام پہ, نیب پہ ان کو بھی شکوے ہیں کہ جی آپ لوگ جو مرضی کر لیں, آپ لوگ ایکوٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیے گزارش ہے کہ جو ڈوگر صاحب نے فرمایا کہ ضرورت کیا تھی توشہ خانے سے, جی دیکھیے آپ کا یہ ملک کا ایک اپنا بنایا ہوا قانون ہے کہ آپ کو جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں ان کو اگر کوئی گفٹ ملتا ہے تو وہ اس گفٹ کو ریٹین کر سکتے ہیں آن پیمنٹ آف سرٹن اماؤنٹ, اور سرٹن اماؤنٹ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. تو یہ تو ایک ہر اس شخص اسٹیٹ پرسنالٹی کا رائٹ بنتا ہے, وہ لے تو اس کی مرضی, نہ لے تو اس کی مرضی. لیکن اگر وہ کسی گفٹ کو ریٹین کرنا چاہتا ہے تو کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو اس کو روک سکے. صرف یہی ہے اس کی ریکوائرمنٹ کہ آپ اس کی پرائس ڈٹرمن کریں, اور پرائس گورنمنٹ آفیسر ڈٹرمن کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جناب زرداری صاحب کے بلا شبہ کرپشن میں ایک کیس ڈوگر صاحب بتا دیں. ایک ہے الزام, ایک ہے الزام کا ثابت ہونا. الزام الزام ہی ہوتا ہے اور جرم اس وقت بنتا ہے جب کورٹ آف لا سے کنوکشن ہو. کوئی ایک کیس بتا دیں جس پہ کنوکشن ہو. سیکنڈلی ڈوگر صاحب نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا اپنی حکومت کا, نیب کے حوالے سے بھی اور گورننس کے حوالے سے بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سرٹن اماؤنٹ جنرل مشرف کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہوا. جی بالکل. اور وہ انہوں نے اکاؤنٹ فار بھی نہیں کیا, اور وہ بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے, اور ان کو ایک فورن سوورن اسٹیٹ کے سربراہ نے ان کو وہ اماؤنٹ ٹرانسفر کیا. وہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے. اس کے بارے میں بھی کبھی کسی نے سوال کیا, کبھی کسی نے پوچھا کہ وہ بھلا وہ کیش اماؤنٹ آئی ہوئی تھی. گفٹ تو یہ کاروں کی بات ہے نا, تو یہ جو اپنا رائٹ انہوں نے لیا یا پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے اپنا اختیارات استعمال کریے, یہ ریکارڈ کی بات ہے. ٹھیک. باقی رہا اگر آپ بے بنیاد مقدمات بنائیں گے تو پھر اس میں کنوکشن نہیں ہوگی. اس میں پھر آپ دیکھیں کہ لوگ بری ہو جاتے ہیں, پہلے بھی بری ہوئے ہیں, اب بھی بری ہوں گے. ہاں, جس کیس میں سالڈ ایویڈنس ہو پھر کنوکشن ہوتی ہے. دوسری بات یہ رہی کہ ابھی بلوچ صاحب نے بھی بات کہی, لیکن میں ایک ضمناً بات کر دوں کہ ابھی انہوں نے آئی جیز کی ٹرانسفر کا. یہ بات یہ ہے کہ یہ چھٹا آئی جی آیا. عمران خان صاحب خود کہتے رہے کہ جی جو ٹینیور پوسٹ ہیں وہ ٹینیور اس آفیشل کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. نارملی جو ٹینیور ہوتا ہے فار آئی جی فار اے پرٹیکولر پروونس نارملی 3 ایئرس کا 3 سال کا ہوتا ہے. اور اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں. اگر یہ اپنے 6 آئی جی بدلا سکتے ہیں ایٹ دیئر اون پرسنل ویم, اپنی خواہشات کے مطابق, بنیادی بات یہ ہے کہ جو آفیشل ان سے ڈس ایگریمنٹ کرے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر آفیسر کا رائٹ ہے. اگر اس سے کوئی انکانسٹیٹیوشنل انلیگل بات کروائی جائے تو وہ اس کو ریفیوز کر دے, تو آپ اس کو ہٹا دیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہونی چاہیے فار دی سول سرونٹ, تاکہ وہ
उनकी जो ऑफिस है फॉर सर्टेन पीरियड वो इंश्योर हो। सिंध में तो आप हमें आईजी बदलाने नहीं देते, लेकिन पंजाब में आपने 6 आईजी बदला दिए। सिंध में अगर चीफ मिनिस्टर के कि आईजी हमें चेंज करना है तो उस पर तो आप एग्री नहीं करते। ये रिसेंटली कलीम इमाम का केस आपके सामने है, बिल्कुल। तो कितना उस पर प्रोसेस रहा, उससे फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि आप चार्ज मत बुखारी छोड़ें। साहब, तो ये बात है कि आप देखें, इस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, फिर बिल्कुल ठीक, एट पार बात करें, ठीक है, हैं? ठीक है और इक्वली अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है बुखारी साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लूं ताकि वापस आके आप तसल्ली से अपना जवाब दे दें। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से तफसील से जवाब लेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जामरुल कादिर बलोच साहब, नईर हुसैन बुखारी साहब और मलिक आमिर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब। हाँ जी, शुक्रिया गरीदा। जनरल साहब ने और बुखारी साहब ने मिक्स कर दिया एक बात को। हुकूमत की नाकामी नहीं है, नाकामी मैंने कही थी कि नैब की अदालतों की, इस अदालती निज़ाम की नाकामी है कि कौन नहीं जानता, पाकिस्तान जानता है, बल्कि इनकी जो करप्शन की शोहरत तो पूरी दुनिया में है कि जिन्होंने अरबों खरबों रुपए बेदर्दी से इस मुल्क के लूटे, नवाज शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने, कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता। और फिर जब उनके ऊपर मुकदमात बनाए जाते हैं, जब उन पर मुकदमात बनाए जाते हैं और फिर वो मुकदमात, क्योंकि हमारा अदालती सिस्टम बहुत वीक है, प्रोसिक्यूशन के अंदर बहुत लकूना जाता है, अदालती निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ताकतवर लोग हैं, बड़े बड़े वकील करते हैं, और जैसे एविडेंस की बात करें, एविडेंस भी उस तरह से नहीं उनके हक में होती, और वो एविडेंस भी बैठ जाती हैं और रिलीफ मिल जाता है, और उसके बाद वो इस निज़ाम के मुंह पे तमाचा मारकर बाहर जाकर इस मुल्क के फिर हीरो बन जाते हैं, बहुत बड़े मुहब्बे वतन बन जाते हैं। इन दो खानदानों ने ओवरऑल पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को गंदा कर दिया, उनको चोर और डाकू बना दिया। मैं ये कह रहा था कि हमारा ये नारा था कि हम करप्शन के खिलाफ आए, हम रिफॉर्म्स करेंगे और एहतसाब करेंगे, एहतसाब का नारा हमारा था। लेकिन इनके जितने मुकदमात हैं वो हमने नहीं बनाए, हमने किसी कोई एक केस भी नहीं बनाया ना। हमको ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम पॉलिटिकल विक्टिम, कन्विक्शन भी हो जाएगी तो जरदारी या नवाज शरीफ का कोई क्या कर लेगा। नवाज शरीफ की कन्विक्शन नहीं हुई थी जो वो बाहर गए हैं, तो वो घूम रहे हैं, मजे से खा रहे हैं। तो ये इस निजाम के मुंह पे तमाचा है ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारी उस हवाले से नाकामी है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए था। हम देखें, हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, हमने 2 साल में जिन हालात में इंशाल्लाह हमें हुकूमत मिली और उन 2 सालों में जिस तरह हमने मुल्क चलाया सब जानते हैं। लॉकडाउन आया, कोविड आया, कोविड को जिस तरह हमने फेस किया पूरी दुनिया जानती है। आज पूरी दुनिया इमरान खान की इस पॉलिसी की तारीफ कर रही है। हमारे दौर में अब तक कोई 1 रुपए की करप्शन हमारे किसी वजीर पे या किसी प्राइम मिनिस्टर पे या किसी पर नहीं है। अच्छा जनरल साहब, जो आपको शिकायत है, बेसिकली जो सवाल मैं करना चाह रही थी निजाम से, मैं आपके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, इतनी लंबी टाइम भी मैं नहीं लूंगा। आपके जवाब का टाइम है हमारे पास, आप जवाब दीजिए। जी, मलिक साहब को मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। जिस तरीके से मुल्क की मईशत को उन्होंने ठेके पे दे दिया IMF को, वर्ल्ड बैंक को, और वहां से लोग लाए और उनके हवाले मामलात को किए गए, और मामलात को उनके हवाले करने के बाद अभी इतनी सी बात कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो रहा है तो फलाना, ये टेक्निकल बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से मलिक साहब ने बात की कि हमारा अदालती निज़ाम फरसुदा हो चुका है, उससे उम्मीद नहीं है कि कोई जस्टिस या इंसाफ की जाएगी, तो मैं एक काम और भी करें, मेहरबानी करके अपने अदालती निज़ाम को भी ठेके पे हम लोग बैठेंगे, इनके साथ फैसला करें, किसी ऐसे मुल्क के हवाले करें या किसी ऐसे अदारे के हवाले कर दें कि ताकि उनको उस किस्म की इंसाफ मिले जो इनके ख्वाहिशात से मुताबिकत रखता हो। क्योंकि इनकी ख्वाहिश ये है कि ये बोलेंगे कि जनरल कादिर करप्ट है। जब इन्होंने कहा जनरल कादिर करप्ट है तो ख्वाहिश इनकी ये होती है कि मुझे हर सूरत में करप्ट साबित किया जाना चाहिए। और जहां तक इनका अपना ताल्लुक है, अपने इनको कुछ भी नजर नहीं आता है, न इनको परवेज खटक साहब नजर आते हैं,
نہ ان کو خسرو بختیار صاحب نظر آتے ہیں، نہ ان کو جہانگیر ترین صاحب نظر آتے ہیں، نہ ان کو حلیم خان صاحب نظر آتے ہیں، نہ ان کو اعظم خان صاحب نظر آتے ہیں، نہ ان کو کے پی کے میں وہ جو سسٹم تھا اس سسٹم کے بند ہونے کی سر کاروائی، آج نیب نے بلین ٹری کرپشن کی انکوائریاں شروع کر دی ہیں، اور بلین ٹری کی نہیں، یہ کچھ نہیں ہے نا، یہ تو ان کو یہ کچھ سمجھتے نہیں ہے. ہماری والی جو بھی الزامات ہمارے اوپر یہ الزامات ہیں اب تک جرم ثابت نہیں ہو چکا ہے. ہماری ہر وہ بات جرم ہے، ثابت ہے ان کے خواہش کے مطابق، اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ان کے جرائم یا ان کے الزامات کا تعلق ہے وہ ابھی ثابت کیے جانے ہیں. ابھی تک نیب کو اتنی جرت نہیں ہوئی ہے کہ ان میں سے کسی کو پکڑ کے اندر کریں اور کاروائی کر لیں. تو یہ ایک عجیب قسم کا حساب کتاب پیش کرنے سر کی اسی نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے تھے ڈوگر صاحب. یہ نظام ہم یہ کر رہے ہیں کہ نظام کو سب سے پہلے دن جس دن یہ اسمبلی نے اوتھ لیا، اسی اوتھ لینے کے فوراً بعد میاں شہباز شریف صاحب نے کھل کے وہاں پر آفر کی. اس نے کہا آئیے ملکی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، خاص کر معیشی معاشی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے صورت سے بھائی جان انہوں نے کہا تھا کہ ہم مکمل تعاون کرتے ہیں. بلاول نے کہا تھا کہ ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ آگے ہو جائیں ہم آپ کے پیچھے ہیں. بلکہ ہمارے اپوزیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ بائیکاٹ کیا جائے، استعفیٰ دیے جائیں، لیکن ہماری بڑی دونوں پارٹیوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں، اسمبلی میں ہم بیٹھیں گے، کاروائی کریں گے، ہر معاملے کو آئینی طریقے سے چلیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی ریکارڈ پہ ہیں، کوئی اپنی طرف سے میں نہیں بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. جنرل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت ویلڈ. میں بخاری صاحب کا کمنٹ لے لوں پھر اینڈ پہ پروگرام ایئرز کروں. جنرل صاحب نے جو بات کی نا، پرائم منسٹر صاحب بھی جو سپیچ لے کر آئے تھے وہ یہی چیز لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے یہ ریکارڈ ہے انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی. ایک بات. دوسرا 2 سالوں میں ریکارڈ پہ ہر چیز لا سکتا ہوں. اسمبلی کی کاروائی انہوں نے اپوزیشن نے جتنی شور شرابہ ہنگامہ آرائی کی ہے صرف اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے. پارلیمنٹ کو انہوں نے ڈھال بنایا ہوا. اب فیٹ آف تو ایک نیشنل انٹرسٹ کے بل ہے نا، اس میں بھی نیب لے آتے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں ہمیں این آر او دو. تو 2 سال میں کون سی کنکریٹ کنسٹرکٹیو پازیٹیو لیجسلیشن دیکھیں. فیٹ آف 2010 میں ان کے دور میں قانون بنا، پاکستان گرے لسٹ میں اس وقت گیا. فیٹ آف پہ ہمارا جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپوزیشن کو آن بورڈ لیں، جس طرح کچھ بلز میں اپوزیشن آئے، لیکن یہ گھوم پھرا کے پھر کہتے ہیں نیب اور منی لانڈرنگ کے کیس، شہباز شریف کے کیس اور زرداری کے کیس. بخاری صاحب کہانی وہاں کے ختم ہو جاتی ہے. تسلی سے اپنا جواب دے دیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات. اور یہ میں جلدی سے نہیں، پھر جتنا ٹائم آپ نے جتنا ٹائم آپ نے ڈوگر صاحب کو دیا ہمیں بھی تو دیں. ہماری بات تو نہیں ہے. میری پوری کوشش رہی ہے ایکول ٹائم دے. سر میں حکومت ہوں، آپ 2 بندے اپوزیشن ہیں، آپ دونوں کا کل ملا کے ٹائم بھی میرا ٹائم کم ہے. چلے آپ کہتے ہیں تو ہم نہیں بات کرتے. ڈوگر صاحب آپ چاہتے ہیں تو میں نہیں بات کرتا. نہیں بات کریں جی. دیکھیں بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ کوئی اختیار نہیں ہے میں کسی فرد کو، پاکستان کا جو آرڈنری سٹیزن ہو، پولیٹیکل فگر ہو، سول سرونٹ ہو، آرم فورسز کا بندہ ہو، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اس کو چور کہنے کا جب تک اس کو مجاز فورم اور مجاز عدالت اس کو چور نہ کہے. میرا یہ کوئی حق نہیں بنتا اور نہ مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں کسی کو چور کہوں جب تک وہ ریلیونٹ فورم مجاز عدالت ان کو چور نہ کہے. پہلی بات یہ. دوسری بات، ڈوگر صاحب ہمارے برخوردار ہیں، ان کو اپوزیشن کے لوگ چور نظر آتے ہیں جن کو یہ چور کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے جو نام ابھی بلوچ صاحب نے گنوائے ان کو وہ صورتحال نظر نہیں آتی. تیسری بات، انہوں نے اپنی بے بسی کا کہا کہ ہم نے نظام کی بے بسی کا کہا. حکومت چلانا یا حکومت میں آنا صرف جھنڈے لہرا کے گھومنا، پرکس اور پریویلیجز لینے کا کام نہیں ہے. حکومت عوام کسی کو اسی لیے دیتی ہے کہ ان کے لیے ایک نظام کو چلائے. نظام میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو درست سمت پہ ڈالے. اور اگر 2 سالوں میں چاہے وہ پولیس ریفارمز ہوں، چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہوں، چاہے وہ اکنامک ریفارمز ہوں، وہ اگر یہ نہیں کر پائے تو یہ ان کی ناکامی ہے
اور جس کا اعتراف ٹھیک۔ انہوں نے خود کیا۔ ٹھیک۔ دوسری اہم بات یہ کہ غریدہ کسی گورنمنٹ کی پاپولیرٹی اور اس کا جو قوم کو یا عوام کو ڈیلیور کیا ہو، اس کا بیرو میٹر پبلک کی نروز ہے اور پبلک کا ریسپانس ہے۔ ٹھیک۔ آج آپ کہیں بھی سروے کروا کے دیکھ لیں کہ پبلک کا ریسپانس اس گورنمنٹ کے بارے میں کیا ہے، کہ پبلک کو کیا ریلیف ملی ہے، پبلک کی معیار زندگی کیسے جا رہا ہے، بہتر ہوا ہے یا اس سے بھی نیچے وہ گر کے چلا گیا ہے۔ ٹھیک۔ تو وہ ایک پبلک اوپینین ہی میٹر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی راگ اگر یہ ان کو وہ لوگ نظر نہیں آتے، مثلا ابھی ریسنٹلی ایک سٹوری جو احمد نورانی کی آئی، اور احمد نورانی کچھ عام سا جرنلسٹ نہیں ہے، انویسٹیگیٹو جرنلزم وہ کرتا ہے، اس کے بارے میں تو ٹریجری بینچز سے کوئی بات سامنے نہیں آئی، وہاں پہ کسی نے یہ سامنے آ کے نہیں اکاؤنٹ فار کرنے کو تیار کہ منی ٹریل بتائیے، باقی لوگوں سے تو منی ٹریل مانگی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو ابھی ڈوگر صاحب نے ایف اے ٹی ایف کی بات کی، بات یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے ٹائم وہ ختم ہو رہا ہے، ذرا ریکوائرمنٹ صرف وائڈ اپ کر گورنمنٹ کی لیں۔ نہیں ہے، ہاں وہ نہیں ہے، ہم اس میں ایف اے ٹی ایف جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کرنے کو تیار ہے۔ جہاں پہ یہ اپنی مرضی کے لا عام ٹویسٹنگ کے لیے انسرٹ کر رہے ہیں، اس کو تو ہم پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب، جان القادر بلوچ صاحب، ملک احمد جوگر صاحب۔ یہ تھا آج کا پروگرام، بڑی اچھی، بڑی انٹلیکچوئل، بڑی سلجھی ہوئی تفصیل کے ساتھ ہر ایک نے اپنا موقف پیش کیا۔ اصل بات یہی ہے کہ پارلیمان کے ذریعے ہی عوام کی آواز آگے جانی چاہیے، اور جو بھی قانون سازی ہونی ہے اور جو بھی ریلیف ملنا ہے وہ پارلیمان کے اندر سے ہی جمہوری طریقے سے ہی عوام کو ملا جائے۔ I'll see you tomorrow. اللہ حافظ۔